नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अनुवाद के संदर्भ में हम दूसरी जो इकाई है अनुवाद की समस्याएं, इसमें से तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याएं हम देख रहे हैं। अब तक हमने 6 समस्याएं देखी है और पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि इसके आगे की समस्याएं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लेक्चर में हम जो पहली 6 हो गई है उसके के आगे की जो 7वीं समस्या है तकनीकी साहित्य के अनुवाद की, वो समस्या अभी हम देखेंगे। तो 7 नंबर की जो समस्या है तकनीकी साहित्य के अनुवाद की, वो है हिंदी माध्यम की कमी। हिंदी माध्यम की कमी से तात्पर्य क्या है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की जितनी भी मुख्य समस्याएं हैं उनमें से एक शिक्षा क्षेत्र में विज्ञान विषयों में हिंदी माध्यमों की कमी है। अर्थात विज्ञान विषय हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है तो विशेषतः वो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और भारत भर में अगर विचार किया जाए तो हिंदी के माध्यम से विज्ञान विषय की या टेक्नोलॉजी के विषय की पढ़ाई जो है लगभग न के बराबर है और उसके बहुत सारे अभाव जो दिखाई देते हैं। अर्थात माध्यम के कारण भी वहाँ पे वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में किस प्रकार समस्याएं उभरती है, उसका एक कारण है कि विज्ञान शाखा के अंतर्गत आने वाली सभी विषय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। अर्थात विज्ञान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे लगभग सभी विषय जो है हिंदी के बजाय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। और ये स्थिति जो है विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में दिखाई देती है। इन विषयों के अध्ययन अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी है। इन विषयों के अध्ययन अध्यापन के लिए हिंदी माध्यम का अभाव होना विज्ञान संबंधी सामग्री के अनुवाद में बाधा उपस्थित होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। मतलब माध्यम के कारण भी जो है वहाँ पे वो शब्दावली या उस प्रकार का तकनीकी सामग्री जो है हमारे यहाँ निर्माण नहीं होती। यदि गणित, रसायन, भौतिक, अभियांत्रिकी तथा वैदिक आदि विषयों का अध्ययन अध्यापन हिंदी के माध्यम से होता रहता है तो यहाँ तत्संबंधी अनेक ग्रंथों का अनुवाद होते अनुवाद के अनुकूल माहौल बनता और यहाँ और अनुदित ग्रंथ छापने, बेचने और खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती। मतलब हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी सारे विषय हैं उन सभी विषयों की पढ़ाई जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है हम विशेषतः अंग्रेजी के माध्यम से करते हैं। अगर ये हमारे पुराने काल से अगर हमने इसकी पढ़ाई जो है हिंदी के माध्यम से की होती तो इससे संबंधित बहुत सारी शब्दावली जो है आज हमारे पास तैयार होती, लेकिन वैसा हुआ नहीं है और वो माहौल बनता और हिंदी के माध्यम से ग्रंथ छापने, बेचने और खरीदने की प्रवृत्ति भी बढ़ती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माध्यम के रूप में हिंदी इनमें प्रायः उपेक्षित ही रही है। मतलब जिन विषयों को लेकर हम बात कर रहे हैं विशेषतः विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित, वे सभी विषय जो है अंग्रेजी में पढ़ाए जाने के कारण इनकी पढ़ाई जो है अध्ययन अध्यापन का काम अगर हिंदी के माध्यम से होता तो संभव है कि उससे संबंधित शब्दावली हिंदी में निर्माण होती। लेकिन वैसा न होने के कारण जो है इसके पढ़ाई के माध्यम के रूप में जो भाषा चुनी जाती है वहाँ पे हिंदी की हमेशा उपेक्षा होती रही है। परिणाम यह हुआ कि इन विषयों के अनुवाद जितनी मात्रा में होने चाहिए थे नहीं हुए, जितनी मात्रा में छापने चाहिए थे नहीं छपे और उपलब्ध अनुदित ग्रंथ जितनी मात्रा में बिकने चाहिए थे नहीं बिके। मतलब एक बात न होने के कारण अनेक बातें जो है वहाँ पे नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्त का एक कथन जो है, उनका जो कहना है वो मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1965 में गणित पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कार्य प्रायः समाप्त हो चला था। तब केंद्रीय शासन ने हिंदी क्षेत्र के 5 राज्यों को 1-1 करोड़ रुपए का अनुदान हिंदी में उच्च स्तरीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर अर्थात पीजी तथा यूजी के स्तर पर गणित साहित्य सृजन हेतु दिया, मतलब अनुदान दिया गया और एक समन्वय समिति बनाई जिससे एक ही अंग्रेजी में प्रकाशित गणित पुस्तक के 2 अनुवाद न हो जाए। साथ ही प्रायः सभी मुख्य गणित विषयों पर हिंदी में पाठ्य पुस्तकें सुलभ हो जाए। इनके अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय ने भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में काफी पुस्तकें छपकर तैयार हो गई, किंतु किसी भी विश्वविद्यालय ने हिंदी माध्यम द्वारा
गणित अध्यापन आरंभ नहीं किया। मतलब भले ही सरकार की ओर से प्रयास किए गए, इसके लिए योजनाएं बनाई गई, इसके लिए पैसे दिए गए, लेकिन जो भी सामग्री तैयार हो गई, उस तैयार हुई सामग्री के माध्यम से अध्यापन का काम जो है गणित विषय को पढ़ाने में वहाँ पे नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि अब तक हिंदी में छपी गणित पुस्तकों की बिक्री नाम मात्र हुई है। मतलब उसका परिणाम ये हुआ कि अध्यापन ही गणित का जो है हिंदी के माध्यम से न होने के कारण उसकी जो बनी हुई किताबें हैं उसकी बिक्री भी जो है नाममात्र तरीके से वहाँ पे हुई, और विक्रय राशि से पुस्तकों के रखरखाव का परिव्यय भी पूरा नहीं हो पा रहा। मतलब जो भी बिक्री से पैसा आने वाला था उससे जो रखरखाव होता है किताबों का, उसका जो खर्चा आता है वो भी पूर्ण न होने के कारण ये योजना जो है माध्यम के अभाव के कारण वहाँ पे असफल रही, ऐसा डॉक्टर हरिश्चंद्र गुप्ता जी को कहना है। तो अतः ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है कि हमारे यहाँ स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर हेतु हिंदी के अभाव के परिणाम स्वरूप ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल पाया। मतलब माध्यम की कमी होने के कारण, माध्यम का अभाव होने के कारण वैज्ञानिक तथा तकनीकी से संबंधित जो सामग्री है या उसकी शब्दावली जो है उस प्रकार की शब्दावली नहीं बन पाई और उस प्रकार का माहौल भी नहीं मिल पाया। परिणामतः हिंदी माध्यम की कमी इस प्रकार की सामग्री के अनुवाद की एक महत्वपूर्ण बाधा है। मतलब ये तकनीकी साहित्य के अनुवाद के लिए ये भी एक समस्या जो है हिंदी माध्यम के रूप में वहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि पुराने समय से ही वहाँ पे तकनीकी संबंधित जो भी अध्ययन अध्यापन चलता है वो विशेषतः अंग्रेजी के माध्यम से चलता है। अगर हमने प्राचीन समय से ही हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाया होता तो आज जितनी समस्याएं माध्यम के कारण पनपी है वो शायद नहीं पनपती। तो इस तरह से ये भी एक हिंदी माध्यम की कमी जो है तकनीकी साहित्य के अनुवाद के लिए वहाँ पे समस्या बनकर उभरती है। 8वीं समस्या है संस्कृतनिष्ठ शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। मतलब पारिभाषिक शब्दावली जो बनाई गई है वो पारिभाषिक शब्दावली विशेषता संस्कृत आधारित शब्दों के आधार पर बनाई गई है। मतलब मूल में उन संस्कृत शब्दों को रखा गया और उसके भीतर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ये पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई, और इसमें संस्कृत निष्ठता होने के कारण ये और ही पेचीदा बन गया, और इन संस्कृत निष्ठ शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण ये भी जो है तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में समस्या बनकर उभरती है। अब इस सच का स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का निर्माण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अब अनेक विद्वानों द्वारा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी साहित्य का लेखन और तत्संबंधी पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, शोध ग्रंथ आदि तैयार हो रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें अंग्रेजी में लिखने वाले वैज्ञानिक भी है। अब ये पुस्तकें हिंदी में भी लिखी जा रही है, लेकिन हमारी चिंता में एक मुख्य केंद्र अब वे सभी छात्र छात्राएं जो देहात तथा शहरों से बसे हैं और जिनके लिए अंग्रेजी समान ही संस्कृत समस्या बन जाती है। विभिन्न उद्योगों में स्थित अल्प शिक्षित अथवा सामान्य शिक्षित जन सामान्य की भी यही स्थिति है। अब हमारे यहाँ हिंदी में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी साहित्य तो उपलब्ध होने लगा है, किंतु उसमें प्रधान समस्या संस्कृत निष्ठ शब्दों की है। अब देखिएगा कि जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई उसी प्रकार से वहाँ पे विज्ञान तकनीकी से संबंधित जो सामग्री जो है वो भी हिंदी में बनाई गई और बनाई जा रही है। लेकिन उसमें भी और एक समस्या निर्माण हो रही है, वो कि हिंदी में जब वो सामग्री अनुवादित हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादातर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग जो है उसकी अत्यधिकता जो है एक समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी हो रही है। तो संस्कृत निष्ठ शब्दों की भी एक समस्या जो है आज के तकनीकी साहित्य के संदर्भ में देखने को मिलती है। उससे समाज में सहज उपलब्ध बहुप्रचलित शब्दों को अपनाने की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। मतलब जो भी पाठ्य सामग्री या अध्ययन सामग्री तैयार हो रही है उसमें बहुप्रचलित शब्दावली के बजाय वहाँ पे तत्सम शब्द जो है संस्कृत के उसको अपनाने की प्रवृत्ति वहाँ पे दिखाई देती है। संस्कृत के बहुप्रचलित शब्दों की कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल अप्रचलित, दुरूह, अत्यंत कठिन और अव्यवहार्य शब्दों को ऐसे साहित्य में अपनाया है वहाँ इनका अनुवाद करना जटिल हो जाता है। मतलब ऐसे शब्दों के आने के कारण, बहुप्रचलित न होने के कारण इन शब्दों का अनुवाद करना वहाँ पे समस्या बन जाता है।
कभी कभी हिंदी में ऐसे कई वाक्य प्राप्त होते हैं कि जिनके कारक और क्रियाओं को छोड़ शेष सारे शब्द संस्कृत के रहा करते हैं। मतलब कारक जो होते हैं वाक्य में आने वाले और जो क्रिया जो होती है इसको छोड़कर कर्ता कर्म जितने भी सारे शब्द वहां पे वाक्य में आते हैं वो सभी शब्द जो है संस्कृत में वहां पे लिखे हुए दिखाई जान पड़ते हैं, अर्थात तत्सम शब्द दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के अनुवाद में यही संस्कृत शब्दों की अत्यधिकता का प्रयोग जो है एक समस्या बन गया है। विज्ञान में कृषि सुधार विषयक जो अनुसंधान हो पाया है उसका प्रयोग कृषि तथा कृषक की प्रगति हेतु करना हो तो वह सामग्री उसकी परिचित भाषा में होना व्यवहार्य है। मतलब विज्ञान से संबंधित जितने भी किसानों से संबंधित अनुसंधान या खोज की जाती है और विज्ञान से संबंधित शब्दावली या किसानों को जो समझ में आ जाए प्रचलित शब्दावली का अनुवाद उन तक अगर पहुंचाया जाए तो वो अधिक व्यवहार्य होगा। उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होने पर सामान्य किसान के लिए वह साहित्य कितना उपयुक्त होगा यह एक अलग चिंतन का विषय है। मतलब संस्कृत की क्लिष्टता जो है उसमें आने के कारण जो है वो किसानों के लिए कितना पल्ले पड़ेगा, कितना समझ में आ जाएगा, ये भी एक चिंतन का विषय है। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोग भी प्रायः सामान्य शिक्षित रहा करते हैं। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जो कर्मचारी जो काम करते हैं, लेबर वर्क जिसको कहा जाता है, वो भी लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और अल्प शिक्षित होने के कारण, सामान्य शिक्षित होने के कारण उनको भी वहां पे ये संस्कृत निष्ठ शब्दावली जो है समझने में कठिन बन जाती है। इस क्षेत्र में संलग्न तथा उपयुक्त साहित्य भी सहज, सुलभ एवं प्रचलित भाषा में संयुक्तिक होता है। मतलब लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ग्रंथों को छोड़ दे तो असलियत यह है कि अधिकतर ग्रंथों में संस्कृत निष्ठ अपरिचित तथा अप्रचलित शब्दों की ही भरमार होती है। मतलब जो भी तकनीकी से संबंधित सामग्री का अनुवाद किया जा रहा है उसमें आज देखा यह जा रहा है कि ज्यादातर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है अधिक होने के कारण वो समस्या बनकर सामने आ रहा है। विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य के अनुवाद में यही संस्कृत निष्ठ शब्द जो है आज समस्या बनकर उभर रहे हैं। तो इस तरह से ये संस्कृत निष्ठ शब्दों की जो अधिकता जो है, अत्यधिकता जो है, ये भी तकनीकी साहित्य के अनुवाद में समस्या बनकर आती है। और अगली और अंतिम समस्या है तकनीकी साहित्य के संदर्भ में, वो है वैज्ञानिक अनुवादकों का अभाव। ये वैज्ञानिक अनुवादकों का अभाव, ये भी समस्या जो है प्रमुख है। इसको कैसे हम उसको विश्लेषित कर सकते हैं? देखिए, इस क्षेत्र के सामग्री के अनुवाद में एक और मुख्य समस्या है कि वैज्ञानिक अनुवादकों का अभाव। अनुवादक तो वहां पे चाहिए, लेकिन वह अनुवादक अगर वो स्वयं वैज्ञानिक या शास्त्रवेत्ता अगर वो है तो अनुवाद और अधिक सहज बन जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक अनुवादकों की कमी या उनका अभाव जो है ये भी तकनीकी अनुवाद के संदर्भ में समस्या बनकर उभरती है। ये सच है कि अनुसंधान के कार्य में निरंतर व्यस्त और दुनिया के श्रेष्ठ एवं चोटी के वैज्ञानिक, कोटि के वैज्ञानिक हमारे देश में भी मौजूद है। विज्ञान क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर शोध कार्य संपन्न कर हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत इस क्षेत्र में भी अग्रणी है। धरती पर जल, बिजली और परमाणु से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अग्रणी है। अंतरिक्ष क्षेत्र के इनसैट बी तथा सी तक का अनुसंधान कार्य हमारे वैज्ञानिकों की सफलता का ही फल है। जब दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक साहित्य में रखे जाने योग्य ग्रंथ भी हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा लिखे जा रहे हैं, लेकिन इसके होते हुए भी ये अभाव अब भी बना हुआ है कि हमारे देश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री का अनुवाद करने वाले वैज्ञानिक द्वारा लिखे वैज्ञानिक अनुवादकों की कमी जो है आज भी मौजूद है। यही कमी विज्ञान संबंधी सामग्री के अनुवाद की महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि इसी सामग्री के अनुवाद के लिए केवल दोनों भाषाओं पर प्रभुत्व ही पर्याप्त नहीं है। मतलब विज्ञान से संबंधित, तकनीकी से संबंधित अनुवाद अगर करना है, अगर किसी भी अनुवादक को मात्र दो भाषाओं का ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संबंधित क्षेत्र की वैज्ञानिक जो सामग्री है या संबंधित विज्ञान क्षेत्र की जो बेसिक नॉलेज है, मूलभूत ज्ञान जो है, उसका भी ज्ञान जो है संबंधित अनुवादक को होना चाहिए। अगर ये वैज्ञानिक ही अनुवादक के तौर पर वहां पे दायित्व निभाएंगे तो ये समस्या थोड़ी सी हल हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर वैज्ञानिक अनुवादकों की कमी होने के कारण ये समस्या आज भी बनी हुई है।
इसमें भाषा प्रभुत्व के साथ साथ विषय ज्ञान का भी होना आवश्यक होता है, वरना इसके अभाव में संपन्न अनुवाद अहितकर या कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध होता है। अतः अच्छा ये होगा कि वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक सामग्री का अनुवाद करे और उनके द्वारा संपन्न अनुवाद निश्चय ही श्रेष्ठ और मूलनिष्ठ होगा। इसलिए इस समस्या को अगर सुलझाना है तो वैज्ञानिकों के द्वारा ही वो वैज्ञानिक सामग्री का, तकनीकी सामग्री का अनुवाद होना जरूरी है, तभी वो श्रेष्ठ बन जाएगा, मूलनिष्ठ बन जाएगा। लेकिन इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक अनुवादकों का अभाव है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार की सामग्री का अनुवाद कार्य उतनी मात्रा में नहीं हुआ जितना आवश्यक है। अर्थात वैज्ञानिक अनुवादकों की कमी होने के कारण उस प्रकार के साहित्य का या उस प्रकार का अनुवाद जो है हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। ये भी जो है तकनीकी साहित्य के संदर्भ में अनुवाद की समस्याएं वहाँ पे उभरती है। कुल मिलाकर हमने तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याओं में 9 समस्याएं देखी है। फिर से एक बार मैं इनको दोहराता हूँ और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा कि तकनीकी साहित्य के अनुवाद में निम्नलिखित समस्याएं उभरती है। पहली मैंने बताई थी पारिभाषिक शब्दावली का अभाव, दूसरा विषय ज्ञान की कमी, तीसरा मैंने बताया था भाषिक क्लिष्टता, चौथी समस्या है तथ्यात्मक प्रामाणिकता की रक्षा, पांचवी समस्या है समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द, छठी समस्या है पारिभाषिक शब्दावली की अनेक रूपता, सातवीं समस्या है हिंदी माध्यम की कमी, आठवीं है संस्कृतनिष्ठ शब्दों का अत्यधिक प्रयोग और नौवीं है वैज्ञानिक अनुवादकों का अभाव। लगभग ये 9 समस्याएं जो है तकनीकी साहित्य या तकनीकी सामग्री जो होती है उसके अनुवाद करते समय उभरती है। इसको लेकर हमारे लाइब्रेरी में एक किताब उपलब्ध है, अनुवाद समस्या एवं समाधान, डॉक्टर अर्जुन चौहान जी द्वारा लिखी हुई ये किताब है। और इसके ऊपर ये जो किताब है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, लगभग वो सभी बातें इसी किताब से है। आप अधिक की जानकारी के लिए इस किताब को लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे बताना यह है कि हमें सिर्फ समस्याएं पढ़कर काम नहीं चलेगा। हमारे पाठ्यक्रम में भले ही समस्याओं का मुद्दा दिया है, हम समस्या ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अनुवादक के तौर पर समझना है तो हमें इस किताब को लेकर पढ़ना पड़ेगा और इन समस्याओं के समाधान को भी वहां पे ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर इस क्षेत्र में हम अनुवादक के तौर पर दायित्व निभा सकते हैं। तो इसलिए इस किताब को थोड़ा सा हमारी लाइब्रेरी में जो उपलब्ध है उसको लेकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमने अभी तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याएं देखी है। अगले लेक्चर में पाठ्यक्रम में दिया हुआ अगला जो मुद्दा है उसको लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।